अब ये गर्मियाँ शुरू हो गई है, ऐसे में रसोई संभालना और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत तो असर होगा ही, मगर तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं इतनी टेंशन क्यों ले रही हूँ? मैं? ये बात तो मैं ही जानती हूँ दीदी। अच्छा, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि माँ जी ने आज खाने में 2 सब्जियाँ और रायता भी बनाने को कहा है, जल्दी से बना दो। अच्छा ठीक है, और हाँ, अब मैं चलती हूँ। अरे, आप कहाँ जा रही है दीदी? थोड़ी देर और रुकिए, इतने दिनों बाद तो आप आई है और इतनी जल्दी जा रही है। हाँ प्रीति, अब तुम्हें सच कहूँ तो यहाँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है। दरअसल मुझे एसी में रहने की आदत हो गई है ना, इसीलिए मैं घर पर जाकर आराम से एसी की हवा में बैठूंगी। इनके पास तो एसी भी है और यहाँ हमारे पास तो एक कूलर भी नहीं है, बस एक पंखा है, वो भी इतना धीरे चलता है कि उसकी हवा का पता ही नहीं चलता। क्या हुआ प्रीति, तुम किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं दीदी। अच्छा तो ठीक है, आपका मन है जाने का तो आप घर जाकर आराम कीजिए, यहाँ वैसे भी बहुत गर्मी है। हाँ, और तुम भी कभी समय निकाल कर घर आ जाया करो। कहाँ दीदी, घर के कामों से फुर्सत मिले तब कहीं आना जाना हो। चलो देख लेना, जैसा भी हो, ठीक है। इसके बाद सोनाली अपने घर वापस चली जाती है और प्रीति गर्मी में खाना बनाने में व्यस्त हो जाती है। एक तो इतनी ज्यादा गर्मी, ऊपर से माँ जी की 2-2 सब्जियों की फरमाइशें। मेरे से तो अच्छी किस्मत इस घर की बड़ी बहू सोनाली दीदी की है, जिनके पति पैसा कमाकर इतने अमीर हो गए हैं कि सोनाली दीदी को हर ऐशो आराम देते हैं, और यहाँ मुझे जैसे तैसे गुजारा करना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद प्रीति की सास वहाँ आती है। बहू, खाना बन गया, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, अगर खाना तैयार हो तो मुझे जल्दी से परोस दे। हाँ माँ जी, खाना तैयार है, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। प्रीति अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है। ये क्या है? चावल? सिर्फ चावल बनाए हैं तूने? नहीं माँ जी, ये 2 सब्जियाँ भी तो है, आलू की सब्जी और ये लौकी की सब्जी, और साथ में खीरे का रायता भी है। मेरा मतलब है तूने रोटियां नहीं बनाई क्या? नहीं माँ जी, मैंने चावल ही बनाए हैं। तो ऐसा कर, मेरे लिए गर्मा गर्म फुलके और बना दे, सिर्फ चावल से तो मेरा पेट नहीं भरेगा। जब तक खाने में रोटियां ना हो तब तक खाने की थाली पूरी नहीं होती। माँ जी, आज बहुत गर्मी है, अभी आप चावल ही खा लीजिए ना, मैं शाम को आपके लिए गर्मा गर्म फुलके बना दूंगी। अरे बहू, जब गर्मी का मौसम है तो गर्मी ही होगी ना, अब इसकी वजह से रोटी खाना थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, और रोटियां बनाने में देर ही कितनी लगेगी। 4 रोटी मैं खाऊंगी, 2-2 तू भी अपने लिए बना लेना। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपके लिए रोटियां बना कर लाती हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। प्रीति बेमन से दोबारा रसोई की तरफ जाती है और अपनी सास के लिए रोटियां बनाती है। ये रोटी बनाने के चक्कर में तो आज मैं पूरे पसीने से नहा चुकी हूँ। माँ जी भी कम नहीं है मेहनत करवाने में, अगर वो एक टाइम चावल खा भी लेती तो क्या हो जाता। प्रीति गर्मा गर्म फुलके अपनी सास के लिए लेकर जाती है। ले आई फुलके? अरे वाह, आजा, तू भी खाना खा ले बहू। नहीं माँ जी, इतनी गर्मी में कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। अच्छा तो ठीक है, जब तेरा मन करे तब खाना खा लेना। जी माँ जी। अच्छा सुन बहू, रात को खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, मिक्स वेज, आलू कचौड़ी। ऐसा खाना तो तू कभी बनाती ही नहीं है। माँ जी, आप तो जानती है कि आजकल कितनी गर्मी हो रही है, ऐसे में रसोई में जाना भी कितना भारी पड़ रहा है। और चलिए, अगर मैं ये सब बनाने के लिए तैयार भी हो जाऊं तो कम से कम आप इनका तो सोचिए, अभी इनकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है कि हम दिन रात पकवान खा सके, हमें बजट देखकर ही घर चलाना होगा। जरा सी बात पर तो तूने मुझे ज्ञान देना शुरू कर दिया बहू। मैं तो आपको सच ही बता रही हूँ माँ जी। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं सब। चल, अब ज्यादा बातें मत कर, आपका मन पकवान खाने का तो है। आप कुछ दिन सोनाली दीदी के घर रह आइए ना माँ जी, उनके घर पैसों की कोई तंगी नहीं है, और तो और खाना बनाने के लिए भी नौकर है वहाँ, आप जो चाहे वो बनवा सकती हैं। वैसे आइडिया तो तूने अच्छा दिया है। अच्छा तो ऐसा कर, कल सोनाली को घर पर बुला ले, मैं उसी के साथ कुछ दिन उसके घर रहने चले जाऊंगी। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं कल ही दीदी को बुला लेती हूँ। कुछ दिन माँ जी सोनाली दीदी के घर रहेंगी तो मुझे भी रसोई के काम से थोड़ी राहत मिलेगी। अगले दिन
प्रीति सोनाली को अपने घर बुलाती है, मगर सोनाली को ये बात नहीं बताती है कि वो उसे घर आखिर किस वजह से बुला रही है। प्रीति, तुमने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? दीदी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ, तो कहो क्या हुआ? दरअसल दीदी, माँ जी कुछ दिन आपके साथ रहना चाहती है, तो आप उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाएंगी। अच्छा, तो ये जरूरी बात थी। जी दीदी, अरे ये बात तो तुम मुझे अपने फोन पर ही बता देती। मैंने सोचा आप यहाँ आएंगी तो अपने साथ में ही माँ जी को घर ले जाएंगी। नहीं प्रीति, मैं माँ जी को अपने साथ अपने घर नहीं ले जा सकती। क्यों दीदी? वो तो आपकी भी सासू माँ है, क्या आपका फर्ज नहीं बनता उनकी सेवा करने का? हाँ हाँ जानती हूँ, वो मेरी भी सासू माँ है और मुझे भी उनका सेवा करनी चाहिए, लेकिन अभी मैं उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। इसका एक कारण है। क्या कारण है? बताइए ना। दरअसल हमारी फैमिली ट्रिप पर जा रही है। इन दिनों गर्मी इतनी बढ़ गई है, इसीलिए हम सब हिल स्टेशन घूमने जा रहे हैं। हमें परसों ही निकलना है और वहाँ से वापस आने में कितना समय लगेगा कुछ कह नहीं सकते। 2 हफ्ते या 2 महीने भी लग सकते हैं। क्या? हाँ, इसीलिए अगर ये बात तुम मुझे पहले ही फोन पर बता देती तो मुझे यहाँ आना ही नहीं पड़ता। इसका मतलब आप माँ जी को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगी? नहीं प्रीति, तुम ही बताओ, जब घर पर कोई रहेगा ही नहीं तो मैं माँ जी को अपने घर कैसे लेके जा सकती हूँ? इसका मतलब पूरी गर्मी मुझे ही माँ जी का ध्यान रखना है और सोनाली दीदी मजे से हिल स्टेशन में घूम कर आएंगी। क्या हुआ? तुम किस सोच में पड़ गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप सही कह रही हैं। आप माँ जी को कैसे ले जा सकती हैं? उनका मन है तो जब हम ट्रिप से वापस आएंगे तब वो हमारे साथ कुछ दिन रहने के लिए आ जाएंगी। ठीक है दीदी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। मुझे ट्रिप के लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, शॉपिंग करनी है, पैकिंग करनी है। हाँ ठीक है दीदी, अच्छे से एंजॉय करना अपनी ट्रिप। थैंक यू, बाय। इसके बाद सोनाली वहाँ से चली जाती है और प्रीति मुंह लटकाकर बैठ जाती है, क्योंकि इस भयंकर गर्मी में उसे माँ जी के लिए तरह तरह के पकवान और गर्मा गर्म फुलके जो बनाने पड़ेंगे। तभी अचानक संतोषी अपनी बहू को आवाज लगाती है, प्रीति, ओ प्रीति, इधर आ जल्दी। अपनी सास की आवाज सुनकर प्रीति दौड़ी चली आती है। हाँ माँ जी, कहिए क्या बात है? मेरे कमरे का पंखा चलते चलते बंद हो गया, देख तो सही एक बार, ये चल क्यों नहीं रहा? अभी देखती हूँ। प्रीति पंखे का स्विच ऑन ऑफ करके देखती है, मगर पंखा फिर भी नहीं चलता। लगता है ये पंखा खराब हो गया है माँ जी। इस पंखे को अभी ही खराब होना था। अब इतनी गर्मी में मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ तो बिना पंखे के 5 मिनट में ही पसीने छूट गए। ये तो कुछ नहीं माँ जी, रसोई में तो बिना पंखे के 4-4 घंटे काम करना पड़ता है, वो भी गैस चूल्हे के आगे खड़े होकर। वैसे आप परेशान मत होइए, जब तक आपके कमरे का पंखा ठीक नहीं हो जाता तब तक आप मेरे कमरे में जाकर बैठ सकती हैं। शुक्रिया बहू, शुक्रिया। और मुझे माफ भी कर दे। हाँ, गर्मी में रसोई का काम कितना भारी पड़ता है ये मैं भी जानती हूँ, मगर फिर भी मैंने ये सब नजरअंदाज किया। लेकिन अब से तुझे रसोई में ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों माँ जी? क्योंकि अब से रसोई के काम में थोड़ी मदद मैं भी करवा दिया करूँगी। और हाँ, दिन में तू अब सिर्फ चावल बना सकती है। क्या सच में माँ जी? हाँ हाँ सच में। चलो शुक्र है, देर से ही सही थोड़ी राहत तो मिली, मगर पूरी राहत तो इस गर्मी से तब मिलेगी जब ये गर्मियाँ खत्म होंगी। ये बात तो तूने ठीक कहा बहू। अब जल्दी चल इस कमरे से बाहर, यहाँ तो गर्मी लग रही है बहुत। हाँ माँ जी, चलिए मेरे कमरे में चलते हैं। तू कहाँ जा रही है? तू जाकर रसोई में बेसन की सब्जी और तोरई की सब्जी बना। क्या? मैं मजाक कर रही हूँ बहू, मजाक कर रही हूँ। आजा, तू भी कमरे में थोड़ी देर पंखे की हवा खा ले। खाना थोड़ी देर बाद बना लेना। आप भी ना माँ जी, गर्मी में रसोई का काम कितना मुश्किल होता है, अब ये तो वही जानता है जो गर्मी में रसोई का काम करता है। क्यों? सही कहा ना। रात के 10 बज रहे हैं। रागिनी अपने पति कमल के साथ अपने कमरे में है और उसके कमरे में से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। उनके कमरे का दरवाजा बंद है। मैं ही देवी हूँ, मैं ही माता रानी हूँ, मेरे सामने किसी की नहीं चलने दूंगी। अपने सामने मैं किसी की नहीं चलने दूंगी। मेरा अपमान किया तो जलाकर भस्म कर दूंगी। रागिनी का पति कमल दरवाजा खोलकर बाहर देखता है कि कोई सुन तो नहीं रहा। उसके चेहरे पर डर है और पसीना है। वो जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। अगली सुबह
बहू रागिनी किचन में चाय बना रही है और उसने अपना सर पकड़ा हुआ है। वहाँ उसकी सास आती है। बेटा, नाश्ता बन गया हो तो लगा दो, कमल को ऑफिस के लिए देर हो रही है। बस मम्मी जी, बन गया, अभी लगा रही हूँ। क्या हुआ, तुमने सिर क्यों पकड़ा हुआ है बहू? सिर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ मम्मी जी, पता नहीं, सर बहुत भारी भारी हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बड़ा सा पत्थर रख दिया हो। क्यों बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या नींद ठीक से पूरी नहीं हुई क्या? पता नहीं मम्मी जी, जब से उठी हूँ तभी से सिर बहुत दुख रहा है। एक काम करो, तुम जाकर दवाई ले लो, नाश्ता मैं लगा देती हूँ। अरे मम्मी जी, मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। सास वहाँ से चली जाती है और बहू नाश्ता लेकर हॉल में आ जाती है। दिन में बहू खाना खा रही होती है, तभी उसकी सास उसके पास आती है। बेटा, वो तुम्हारी नई साड़ियाँ जिन पर ड्राई क्लीन करवानी थी ना, लाओ मुझे दे दो जरा, मैं जा रही हूँ दुकान पर, डालती हुई चली जाऊंगी। अच्छा मम्मी जी, 2 मिनट ऊपर से ला कर देती हूँ। एक काम करो, तुम खाना खाओ, मुझे बता दो कहाँ रखी है, मैं खुद ही ले लूंगी। अचानक से बहू को याद आता है और वो मन ही मन में सोचती है, अगर मम्मी जी ने अलमारी खोली तो सारा सच उनके सामने आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। क्या हुआ बहू, कहाँ खो गई? नहीं मम्मी जी, असल में आपको पता नहीं है ना कौन सी साड़ियाँ हैं। आप रुकिए 2 मिनट, मैं आपको ऊपर से ला कर दे देती हूँ। अच्छा ठीक है, लाओ जल्दी से लाओ। बहू जल्दी से उठकर ऊपर चली जाती है और कमरे में पहुंचकर अपनी अलमारी खोलती है। अगर मम्मी जी को सच पता चल गया होता तो वो तो मुझे घर से ही निकाल देंगी। नहीं 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 नहीं, उन्हें मेरी इस बात के बारे में तो पता नहीं चलना चाहिए। मुझे इस राज को छुपा कर रखना होगा। बहू अलमारी में देखते हुए बोलती है। शाम को कमल हॉल में बैठा होता है, वहीं उसकी मम्मी बैठी है और उसकी पत्नी भी आ जाती है। चलो आज हम लोग मूवी देखने चलते हैं, एक बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी लगी है, मम्मी को भी ले चलेंगे। नहीं बेटा, मैं तुम लोगों के बीच में जाकर क्या करूंगी, तुम लोग देख कर आ जाओ। ठीक है रागिनी, फिर हम दोनों चलते हैं, रात का शो बुक कर देता हूँ। रात का नाम सुनकर रागिनी घबरा जाती है। नहीं 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 नहीं, रात का शो तो मैं नहीं जा सकती। लेकिन क्यों बेटा, रात का शो तो अच्छा होता है। हाँ रागिनी, रात के समय क्या परेशानी है, आराम से खाना खाकर चलेंगे, वैसे भी कल संडे है, फिर सुबह आराम से उठेंगे। नहीं कमल, मैं रात का शो में नहीं जा सकती। असल में मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ इतनी देर बैठ पाऊंगी। हम फिर कभी चलेंगे। रागिनी आंखों से कमल को इशारा करती है। कमल भी समझ जाता है। ओह अच्छा अच्छा, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, हम लोग मूवी फिर कभी चलेंगे। रागिनी राहत की सांस लेती है। रात में घड़ी में 12:30 बज रहे हैं और रागिनी के कमरे से अजीब सी आवाज आना शुरू हो चुकी थी। उनका दरवाजा बंद था। मैं सभी का नाश कर दूंगी, अत्याचार करने वाले को सूली पर चढ़ा दूंगी, हर उस सास को नरक भेज दूंगी जो बहू को परेशान करती है। मैं काली हूँ काली। रागिनी की रूम का दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर कमल होता है। वो घबराते हुए इधर उधर देखता है कि कहीं कोई उन्हें सुन तो नहीं रहा और जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। अगले दिन बहू हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी वहाँ सास आती है। बहू, आज शाम के खाने में कुछ हल्का बना लेना, दिन में काफी हैवी खाना खाया था ना। ठीक है मम्मी जी, दाल चावल बना लेती हूँ। बेटा, तुम कल रात को खाने के लिए कुछ रूम में ले गई थी क्या? नहीं तो मम्मी जी, आपने ऐसा क्यों पूछा? वो मैं सुबह रूम में गई थी तो मुझे वहाँ बर्तन मिले तो मैंने सोचा शायद तुम लोगों ने रात में कुछ खाया होगा। सास के मुंह से ये बात सुनकर बहू घबरा जाती है और पसीना पसीना हो जाती है। ओह अच्छा, वो एक्चुअली रात में कमल जी को कुछ खाने की क्रेविंग हो रही थी, इसलिए मैं बिस्किट और सेव ले गई थी और फिर मुझे ध्यान ही नहीं रहा, बर्तन रूम में ही रह गए होंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, एक काम क्यों नहीं करती, थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए ऊपर अपने कमरे में ही रख लिया करो ताकि तुम्हें नीचे ना आना पड़े। जी मम्मी जी, आप सही बोल रही हैं, मैं डब्बों में पैक करके थोड़ा सा कुछ ऊपर ही रख लेती हूँ। कमल है ना, उन्हें कभी कभी रात में कुछ खाने की इच्छा होती है। सास वहाँ से चली जाती है और बहू चैन की सांस लेती है और खुद से कहती है, बच गई, आज तो भगवान बचा लिया, थैंक यू बचाने के लिए। रात के 1:30 बज रहे हैं। 3 नकाबपोश लड़के कमल के घर घुसने की कोशिश कर रहे हैं।
वो पहले खिड़की देखते हैं, लेकिन कोई भी खिड़की खुली नहीं है। फिर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं खोल पाते। एक चोर दूसरी खिड़की पर जाता है जो खुली हुई है और वहां से अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद दरवाजा खोल देता है ताकि बाकी के दो भी चोर अंदर आ जाएं। उनके हाथ में टॉर्च है और घर में अंधेरा हो रहा है। इधर रागिनी की सास सोई हुई है। ऊपर कमल के रूम से अजीब सी आवाज आना फिर से शुरू हो जाती है। सबको जला कर राख कर दूंगी, दुर्गा हूँ मैं, दुर्गा, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। कमल डरते डरते अपनी कमरे का दरवाजा खोलता है और देखता है कि कोई सुन तो नहीं रहा और धीरे से नीचे उतरकर किचन की तरफ जाता है। इधर चोर सब तरफ छानबीन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। रागिनी की सास की नींद खुलती है, उसे प्यास लगी है। वो देखती है कि जग में पानी नहीं है। वो जग लेकर किचन की तरफ बढ़ती है, लेकिन रास्ते में ही उसकी नजर चोरों पर पड़ जाती है। चोर जैसे ही उसको देखते हैं, जल्दी से उसका मुंह दबाकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं। रागिनी की सास चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन चिल्ला नहीं पाती। इधर कमल किचन की लाइट ऑन करके कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है कि तभी एक चोर किचन की तरफ जाता है और कमल से उसका आमना सामना हो जाता है। तुम कौन हो? चोर चोर, मम्मी घर में चोर घुस गए, चोर चोर चोर। कमल जोर से चिल्लाता है ताकि बाकी के दो चोर भी किचन में आ जाते हैं और वो कमल के हाथ पैर बांधकर उसकी मम्मी के पास उसे बिठा देते हैं। अब हमें चोरी करने में आसानी होगी। इन दोनों को यहीं पड़ा रहने दो और घर में छान मारो, जहां जो मिले सब समेट लो। लगता है गरीबों का घर है, इतनी देर से देख रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला। इस बुढ़िया के कमरे में जरूर गहने और माल छुपा होगा। चलो वहीं चलते हैं। नहीं, मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है, मेरे कमरे में मत जाओ, वहाँ कुछ भी नहीं है। देखो तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, तुम लोग चोरी करके अच्छा नहीं कर रहे हो। पुलिस ने पकड़ा तो कहीं के नहीं रहोगे। पुलिस कैसे पकड़ेगी, तू बताएगा पुलिस को? तब तक हमें शहर से बाहर जा चुके होंगे। तीनों चोर कमल पर हंसने लगते हैं। तभी अचानक से रागिनी के चिल्लाने की आवाज आती है। भूख लगी है, मुझे नरबली चाहिए, मुझे नरबली चाहिए। मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, सबका विनाश कर दूंगी, सबका नाश कर दूंगी। ये किसकी आवाज आ रही? लगता है ऊपर भी कोई है। चोर देखते हैं ऊपर से उतर कर कोई नीचे आ रहा है। जैसे ही रागिनी उन लोगों के सामने आती है, सब डर जाते हैं और रागिनी के बाल खुले हैं, उसकी साड़ी हवा में लहरा रही है, काजल फैला हुआ है और उसके हाथ में झाड़ू है। ये देखकर चोर बहुत डर जाते हैं कि तभी रागिनी की सास भी हैरान हो जाती है। कमल बेटा, ये रागिनी को क्या हुआ है? कमल को सोचता है और अचानक उसको आइडिया आता है। कमल अपनी माँ को आंख मारता है। माँ समझ जाती है। चोर कमल की बातें सुनते हैं और घबराने लगते हैं। इधर रागिनी झाड़ू हाथ में लेकर धीरे धीरे नीचे उतर रही है, जैसे सच में कोई माता रानी हो। ये तो क्या बोल रहे हैं? हमें डराने की कोशिश करता है ये। नहीं बेटा, सही बोल रहा है। मेरी बहू के ऊपर हमारी कुल देवी आती है। तुम्हें दिख नहीं रहा? मेरी बहू बिल्कुल दुर्गा जैसी लग रही है। जय हो माँ दुर्गा, जय हो माँ दुर्गा। तीनों चोरों के पसीने छूट जाते हैं। धीरे धीरे रागिनी नीचे उतर रही है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबका नाश कर दूंगी। काली हूँ मैं, दुर्गा हूँ मैं, दुर्गा हूँ मैं, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। भाई मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये घर कुछ ठीक नहीं है। पागल है क्या? चोरी करने आए हैं तो चोरी करके जाएंगे। तुझे दिख नहीं रहा उस औरत के ऊपर माता आई हुई है? अगर सच में उसने त्रिशूल से हमारी बलि दे दी तो दोबारा चोरी करने के लायक ही नहीं रहेंगे। अचानक से रागिनी की नजर उन तीनों चोर पर पड़ती है। उन्हें देखते ही रागिनी अपना त्रिशूल उठाती है और उनकी तरफ दौड़ती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तीनों चोर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत दरवाजा खोलकर वहां से भाग जाते हैं। इधर रागिनी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। सुबह रागिनी सोफे पर लेटी हुई है। उसका सिर बहुत भारी हो रहा है। उसकी सास और उसका पति उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखकर वो घबरा कर उठ जाती है। कमल, मैं कमरे से यहाँ कैसे आ गई? रागिनी बेटा, तुम्हें रात में माता आई थी, वही तुम्हें यहाँ लेकर आई है और फिर तुम यहीं सो गई। क्या? कमल बेटा,
क्या अब तुम मुझे सच्चाई बताओगे कि रात में रागिनी के ऊपर हमारी कुल देवी कैसे आ गई थी? असल में मम्मी, हमने ये बात आपसे छुपाई थी, लेकिन रागिनी को रोज रात को एक पैग लगाने की आदत है। अगर उसे पैग नहीं मिलता तो वो सो नहीं पाती है, और एक पैग पीने के बाद ही उसे इतनी दारू चढ़ जाती है कि वो अपने होश में नहीं रहती और इसी तरह बिहेव करने लग जाती है जैसे कल कर रही थी। वो तो चोरों को देखकर मैंने ये नाटक किया कि रागिनी को माताजी आ गई हैं ताकि वो यहाँ से भाग जाए। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए रात को तुम्हारे कमरे से प्लेट मिलती है जिसमें तुम चकना खाते होंगे। रागिनी और कमल दोनों शर्मिंदा होते हैं, लेकिन रागिनी की सास जोर जोर से हंसने लगती है। बेटा, वैसे तुम्हारी इस दारू पीने की आदत ने कल हमें चोरों से बचा लिया। धन्य हो दुर्गा माँ। कि तभी सभी हंसने लगते हैं और कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। बहू मनीषा चाय लेकर हॉल में आती है, जहाँ पर उसकी सास टीवी में संगीत का रियलिटी शो देख रही है। मम्मी जी, आपकी चाय। हाँ बहू, रख दो। तुमने देखा इस लड़की को कितना अच्छा गाना आता है, ऐसा लगता है इसकी आवाज सुनते ही रहो। हाँ मम्मी जी, मैंने सुना है इसकी आवाज बहुत अच्छी है। तुम भी तो पहले संगीत सीखा करती थी ना बहू? हाँ मम्मी जी, मैंने भी पहले संगीत सीखा था, लेकिन शादी के बाद सब छूट गया। अब तो समय ही नहीं मिलता। शादी के बाद तो ऐसा ही होता है बेटा। घर गृहस्थी में हम लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं कि फिर किसी चीज के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। मेरा बहुत मन था संगीत सीखने का, मैं सितार भी बजाया करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे सब छूट गया। कोई बात नहीं बहू, अब जल्दी से तुम हमें भी एक खिलौना दे दो, जिससे तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और हमारा भी। बहू शर्मा जाती है और उठकर वहाँ से चली जाती है। रात में मनीषा अपने पति के साथ कमरे में बैठी है। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं संगीत सीखना चाहती हूँ। तुम्हें तो पता है ना, शादी से पहले मैं संगीत सीखा करती थी, लेकिन फिर सब कुछ छूट गया। अब मैं वापस से शुरू करना चाहती हूँ। लेकिन क्या जरूरत है मनीषा संगीत सीखने की? वैसे भी अब तो हम फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे में तुम सब कुछ कैसे संभाल पाओगे? नहीं राहुल, मुझे संगीत सीखना है। तुमने देखा आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कितना अच्छा सितार बजा रहे हैं और गाना गा रहे हैं। मैं भी संगीत सीखना चाहती हूँ। जो मेरा कोर्स अधूरा रह गया है उसे पूरा करना चाहती हूँ। तुम्हारी बात ठीक है मनीषा, लेकिन क्या तुम घर और संगीत एक साथ संभाल पाओगे? संगीत सीखने के लिए तुम्हें क्लास लेने बाहर जाना पड़ेगा। ऐसे में सबसे पहले तो तुम्हें मम्मी की परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर वो मान गई तो तुम कैसे घर और क्लास एक साथ संभाल पाओगे? मैं सब संभाल लूंगी। तुम एक बार मम्मी जी से बात करो ना। अगर वो हाँ कर देती है तो मेरी क्लास का पता कर लेना। मैं घर का सारा काम करके फिर क्लास जाया करूंगी। प्लीज एक बार मेरे लिए ट्राई करके देखो। अच्छा ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ, लेकिन वो शायद ही मानेंगे, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तुम एक बार बात कर लो। कल सुबह करता हूँ। मनीषा खुश होती है। अगले दिन सुबह मनीषा का पति उसकी सास से बात करता है और मनीषा भी वहीं खड़ी है। मम्मी, वो मैं आपसे कह रहा था कि मनीषा संगीत की क्लास ज्वाइन करना चाहती है। म्यूजिक क्लास? लेकिन उसकी क्या जरूरत है बेटा? मम्मी, उसका शौक है। शादी से पहले भी वो सीखा करती थी, लेकिन अब शादी हो गई तो उसका कोर्स अधूरा रह गया, इसीलिए बस वो अपना कोर्स पूरा करना चाहती है। नहीं बेटा, हमारे घर की बहुएं ऐसे संगीत सीखने नहीं जाया करती। ये तो बात मैं शादी से पहले की तुम्हारी सास से कर लेती थी और हामी भी भरी थी, इसलिए तो हमने शादी की। हाँ मम्मी, आपकी बात सही है, लेकिन इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है ना। अगर वो सीखना चाहती है तो उसे सीखने दो। वैसे भी दिन भर घर में क्या ही करती है, इसी बहाने कुछ सीख लेगी। घर में बहुत काम होते हैं बेटा करने के लिए, और वैसे भी अब तुम्हारी शादी को इतना टाइम हो गया है, अब तो घर में बच्चा आ जाना चाहिए। उसके बारे में सोचो और ये संगीत वंगीत छोड़ो। मम्मी जी, बच्चा तो जब होना होगा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मैं अपना सपना नहीं छोड़ सकती ना। टीवी में तो दूसरों को देखकर आप उनकी इतनी तारीफें करती हैं, और जब आपकी बहू खुद की बहू सीखना चाहती है तो आप मना कर रही हैं। मना कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है सब कुछ एक साथ संभालना मुश्किल होता है। बहू, घर का पूरा काम भी तुम्हें ही करना है, उस पर से मेरी भी तबीयत आए दिन खराब ही रहती है।
ऐसे में तुम संगीत की जिम्मेदारी लोगी तो कैसे निभा पाओगी सब कुछ एक साथ? मैं सब कर लूंगी मम्मी जी, आप एक बार मुझे जाने तो दीजिए। नहीं नहीं, मैं बाहर जाकर तुम्हें संगीत सीखने की इजाजत नहीं दे सकती। जो करना है घर पे करो। हमारी घर की बहू ऐसे बाहर जाकर ये सब नहीं करती है। लेकिन मम्मी जी, बस कह दिया मैंने, एक बार तो कह दिया, अब मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए। सास गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है और मनीषा गुस्से में अपने पति को देख रही होती है। रात में मनीषा अपने पति से बहस कर रही है। ये क्या बात हुई? आज के जमाने में रहते हुए भी तुम्हारी मम्मी पिछड़े जमाने की बातें करती है। अरे बहू नहीं हो गई क्या, कैदी हो गई क्या, जिसे घर में कैद करके रखना है? ऐसी कोई बात नहीं है मनीषा, तुम भी जानती हो मम्मी ने आज तक तुम्हें कुछ भी करने से कभी रोका नहीं। अगर वो मना कर रही है तो कुछ सोच समझ कर ही बोल रही होगी। कुछ सोच समझ कर नहीं बोल रही है, उन्हें बस मुझे रोकना है, कैसे भी करके मेरे मन का नहीं करने देना है बस। उनका कहना भी सही है, घर का काम, फिर उनकी तबीयत और ऊपर से संगीत क्लास, तुम एक साथ इतना सब मैनेज नहीं कर पाओगी। आगे चलकर तुम्हें परेशानी होगी, इसलिए वो मना कर रही है। ठीक है, तो अगर उन्हें मेरे बाहर जाकर संगीत सीखने में परेशानी है तो मैं घर में रहकर ही सीखूंगी। मैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लूंगी, तब तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ऑनलाइन तुम क्या ही सीख पाओगी मनीषा, ऑनलाइन तो बस पैसे लूटने का काम करते हैं, इन चक्करों में मत पड़ो। मैंने कुछ लोगों से बात की है जो ऑनलाइन संगीत सिखा रहे हैं, मैं भी वही क्लास ज्वाइन करूंगी। दिन में 2 घंटा वो ऑनलाइन संगीत सिखाते हैं, मैं उसी के जरिए संगीत सीखूंगी। तुम बहुत जिद्दी हो मनीषा, तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती है। ठीक है, तुम ऑनलाइन क्लास का पता करो और मुझे बताओ, अगर ठीक रहा तो तुम ऑनलाइन सीख लेना। पति की बात सुनकर मनीषा खुश हो जाती है। अगले दिन मनीषा मोबाइल लेकर अपने पति के पास जाती है। सुनो ना, ये देखो, इस क्लास के बारे में पता किया है और इस पर जितने लोगों ने कमेंट किया है ना, उनसे भी बात की है। ये बहुत अच्छी सिंगिंग सिखाते हैं। मुझे तो ये ऑनलाइन क्लास का सिस्टम कुछ समझ ही नहीं आता है मनीषा, आधे से ज्यादा तो ये लोग फ्रॉड होते हैं, बस पैसे लूटने का काम करते हैं। नहीं, इस क्लास में ऐसा नहीं है। ये लोग 15 दिन तक फ्री डेमो क्लास देते हैं, उसके बाद अगर जमता है तो फीस जमा करनी पड़ती है। मैं सोच रही हूँ इसी क्लास को ज्वाइन कर लेती हूँ। ठीक है, तुम देख लो अपने हिसाब से, बस किसी फ्रॉड में मत फंस जाना, सावधानी से करना जो भी करना है। तुम्हें तो हर बात ही गलत नजर आती है राहुल, कोई स्कैम थोड़ी ना है। ये अच्छी क्लास है, मैं कल से ही इसी को ज्वाइन कर रही हूँ। राहुल कोई जवाब नहीं देता और मनीषा खुश हो जाती है। अगले दिन मनीषा ने क्लास ज्वाइन कर ली है। वो अपनी रूम में मोबाइल लेकर हेडफोन लगाकर बैठी हुई है और क्लास ले रही है। ओके सर, कल मैं रियाज करके आऊंगी और आपको सुर लगाकर दिखाऊंगी। मनीषा की क्लास खत्म हो जाती है और वो बहुत खुश होती है। तभी उसका पति ऑफिस से घर आता है। मनीषा कहाँ गई? एक कप चाय तो पिला दो। बस अभी बना कर लाती हूँ। मनीषा खुशी खुशी चाय लेकर अपने पति के पास आती है। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। आज मैंने क्लास ज्वाइन की थी, सर ने बहुत अच्छा सिखाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से संगीत सीख पाऊंगी। ये तो अच्छी बात है, कम से कम तुम्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सावधानी से। हाँ हाँ, मैंने पूरी सावधानी रखी है, तुम चिंता मत करो। बस मैं जब फीस मांगू तब मेरी फीस दे देना। ओके देवी जी, आप जब बोलेंगी आपकी फीस हाजिर हो जाएगी। मनीषा खुश हो जाती है। अगले दिन मनीषा क्लास ज्वाइन करने ही वाली होती है कि तभी उसके सर का एक मैसेज आता है, जिस पर क्लिक होते ही मैसेज में लिखा होता है कि इस लिंक पर क्लिक करके क्लास ज्वाइन करना है। मनीषा तुरंत उस लिंक पर क्लिक कर देती है और अचानक उसका मोबाइल बंद हो जाता है। मनीषा को कुछ समझ नहीं आता। अरे, ये फोन क्यों बंद हो गया? मनीषा फिर से अपना फोन ऑन करती है और उसके बाद एक बैंक से मैसेज आता है कि उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए गए हैं। वो घबरा जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? अकाउंट से सारे पैसे कहाँ चले गए? शायद राहुल ने निकाले होंगे। घबराते हुए मनीषा राहुल को फोन करती है। कुछ देर बाद राहुल घबराता हुआ घर आता है। मनीषा को आवाज लगाता है। उसकी सास वहीं मौजूद है। मनीषा, कहाँ हो तुम? राहुल, वो पैसे तुम ही ने निकाले ना अकाउंट से? नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं निकाले मनीषा। तुम्हें पता है तुम्हारा पूरा अकाउंट खाली हो गया है। पूरे 2 लाख रुपए थे, लेकिन अब 1 रुपए भी नहीं है। क्या? तुमने नहीं निकाले? तो फिर किसने निकाले? हुआ क्या था, मुझे पूरी बात बताओ। मुझे अपनी क्लास ज्वाइन करना भी, मुझे मेरे सर ने एक लिंक भेजी थी और कहा कि इस लिंक पर क्लिक करके क्लास ज्वाइन करना है। जैसे ही मैंने लिंक पर क्लिक किया, मेरा फोन बंद हो गया और जब मैंने फोन चालू किया तो मेरे पास बैंक अकाउंट से मैसेज आया कि मुझे लगा शायद तुमने निकाले होंगे और मैंने तुम्हें कॉल किया। ओह माय गॉड, हो गया तुम्हारे साथ स्कैम। मैंने कहा था ना कि ऐसे ही किसी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन मत करना। आजकल बहुत सारे स्कैम और फ्रॉड चल रहे हैं।
जिस लिंक पर तुमने क्लिक किया उस लिंक से तुम्हारा पूरा फोन हैक हो गया और तुम्हारे बैंक अकाउंट का पासवर्ड उन लोगों के पास चला गया और उन्होंने पैसे तुम्हारे अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। तुम्हें कितनी बार समझाया था मनीषा कि सावधानी रखना। क्या पूरे पैसे चोरी हो गए? हे भगवान, तुम्हें कहा था ना बहू, इस संगीत के चक्कर में मत पड़ो। मुझे क्या पता था मम्मी जी कि ऐसा हो जाएगा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम बहुत होते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक तक नहीं सुनी। तुम्हें तो अपनी जिद पूरी करनी थी ना। मनीषा बहुत घबरा जाती है और कुछ नहीं कह पाती। उसकी सास उस पर गुस्सा करती है। मेरे मना करने के बाद भी तुमने संगीत की क्लास ज्वाइन करी मनीषा। देख लिया अब तुम्हारी जिद का नतीजा। तुम्हारे संगीत के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान जो हो गया है। संगीत सीखने में कोई बुराई नहीं है मम्मी, लेकिन कहाँ से सीख रहे हैं, कौन सिखा रहा है, भरोसे वाला इंसान है या नहीं, ये देखना जरूरी है। ऑनलाइन आजकल इसी तरह के फ्रॉड और स्कैम हो रहे हैं जो लिंक भेजकर आपका फोन हैक कर लेते हैं और आपके सारे पासवर्ड उनके पास चले जाते हैं। और वही मनीषा के साथ हुआ। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरी लापरवाही के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मनीषा रोने लगती है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से ध्यान रखना, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक मत करना और कभी भी अपना OTP शेयर मत करना। ठीक है। मैं पुलिस स्टेशन में इस फ्रॉड के खिलाफ कंप्लेंट करवा कर आता हूँ। राहुल वहाँ से चला जाता है और उसकी माँ और उसकी पत्नी दोनों चिंता में हैं। कहानी भी यहीं खत्म होती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।